हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ। पर्टिकुलरली 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। वेल, यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एक इंट्रोडक्शन के बाद फीचर्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे दोस्तों। एंड फीचर्स में पर्टिकुलरली अलग अलग पर्सपेक्टिव को लेकर चैप्टर 1 पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, चैप्टर 2 लर्निंग एंड नॉलेज, इन सब तरीके से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को बनाया गया है यहाँ पर। इन दैट केस इसके बाद एक क्रिटिकल एनालिसिस भी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लेकर, राइट। एक ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी सामने आता है। सो दीज आर द थिंग्स। पर्टिकुलरली एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लेकर। सो हियर वी स्टार्ट दिस वीडियो। वेल, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहा जाता है इज वन ऑफ द 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स पब्लिश्ड इन 1975, 1988, 2000 एंड देन 2005 यानी 2005। तो कुछ 4 बार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, राइट। सो एनसीएफ जो के 2005 के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। एनसीएफ 2005 ये प्रोवाइड करता है द फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग सिलेबी, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस विद इन द स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, और ये एनसीएफ बेस करता है ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो कि 1986 में पास किया गया था, एंड अदर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ऑन एजुकेशन, राइट। वेल, यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस थे एनसीएफ के, राइट। पर्टिकुलरली एनसीएफ ये ट्रांसलेट किया गया है इनटू 22 लैंग्वेजेस and has influenced the syllabi in 17 states, right? So NCERT actually gave a grant of 10 lakhs to each state to promote NCF in the language of state and to compare its current syllabus with the syllabus proposed, right? So ये सब कुछ चीज़ें थी। well, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज को स्टेट में फॉलो करने के लिए एक SCERT भी है, यानी स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अलोंग विद डाइट, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये इन्फोर्स करने का काम करेंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, एंड एक कड़ी का काम करेंगे नेशनल इन करिकुलम फ्रेमवर्क को इन्फोर्स करने में। वेल, अब बात करेंगे दोस्तों इसके फीचर्स के बारे में। सो एट फर्स्ट पहला कहा गया कि पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क देयर आर फॉलोज। पहला है पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, दूसरा है लर्निंग एंड नॉलेज, तीसरा है दोस्तों करिकुलम एरियाज, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट, चौथा दोस्तों स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, एंड पांचवा लास्ट बट नॉट द लिस्ट सिस्टमिक रिफॉर्म्स। सो इसके बारे में अब अलग अलग सेपरेटली एंड कंसेक्यूटिवली हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेल, चैप्टर 1 जो कि पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल करिकुलम के बारे में बात करते हैं, ये कुछ चीज़ों के बारे में फ्रेम करता है रूल्स को। पहला, टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड। जी हाँ दोस्तों, रोट मेथड के बारे में बात की जा रही है। दूसरा, टू इंश्योर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन के विकास के बारे में, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तीसरा, टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लास लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल, राइट। यानी इंटीग्रेटेड क्लास एग्जामिनेशन के बारे में, क्लास लर्निंग के बारे में बात की गई है, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात की गई ताकि बच्चे अपने एनवायरनमेंट से भी सीख पाए। वेल, इसके बाद होता है दोस्तों टू नर्चर आइडेंटिफाई ऑफ हियरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। सो नेचर एंड नर्चर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें तरक्की के ओर लेकर जाता है, डेवलपमेंट की ओर लेकर जाता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेल, तो इन चीज़ों के बारे में भी कंसर्न बताया गया है, कंसर्न ड्राफ्ट करेगा एनसीएफ। वेल, नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, इस बारे में भी कहा गया है। वेल, इस तरीके से नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है बाय फ्रेमिंग सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स।
इसके बाद है वैल्यूज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ करिकुलम लोड, इसके बाद है इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, उसके बाद है सिस्टमिक चेंजेस, उसके बाद कॉमन स्कूल सिस्टम, जो एक कॉमन स्कूल सिस्टम सभी बच्चों के लिए, खास करके अंडर प्रिविलेज जो कम्युनिटीज है उनके लिए ये सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों का प्रावधान दिया गया है पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, राइट। सो इसके बाद enriching curriculum to provide for overall development of children rather than remain textbook centric। तो टेक्स्ट बुक के अलावा भी जो चीज़ें होती है उन बातों पर फोकस किया जाए, मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड विद क्लासरूम लाइफ, ये इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट चैप्टर 2 लर्निंग एंड नॉलेज। ये दोस्तों पहला जो पॉइंट है रीओरिएंटेशन ऑफ आर परसेप्शन ऑफ लर्नर्स एंड लर्निंग। जो लर्नर्स एंड लर्निंग के बारे में जो हमारा परसेप्शन है उसको चेंज करना और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत ज़रूरी है, इस बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट होलिस्टिक अप्रोच इन द ट्रीटमेंट ऑफ लर्नर्स, डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तीसरा है दोस्तों क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट मतलब एक सुटेबल एनवायरनमेंट जो हर बच्चों के लिए सुटेबल हो पाए, राइट। तीसरा लर्नर एंगेजमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड फोस्टरिंग ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को ज़्यादा बढ़ावा दे पाए ताकि बच्चे अपने सेंस के हिसाब से अपने आप को लर्निंग फील्ड में इंगेज कर पाए और नए नए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए, राइट। नेक्स्ट एक्टिव लर्निंग थ्रू द एक्सपीरियंशियल मोड। जी हाँ दोस्तों। इसके बाद है एडिक्वेट रूम फॉर वॉइसिंग चिल्ड्रंस थॉट्स, क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चंस इन करिकुलर प्रैक्टिसेस। यानी बहुत डिटेल में बताया गया है अलग अलग चैप्टर को लेकर। नाउ नेक्स्ट टू दिस हमारा आता है दोस्तों children engaged in undertaking environmental related projects may contribute to generation of knowledge that could help create a transparent public database of India's environment। इन इन्वायरमेंट को भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न माना जाता है। यहाँ पर एम्फोसाइज किया गया है कि बच्चे इन्वायरमेंटल से रिलेटेड बोथ मेरिट्स एंड एडवांटेजेस और डिफॉरेस्टेशन और इन्वायरमेंटल बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको हाईलाइट करें ताकि एक अवेयरनेस आ पाए। Along with that, critical perspectives और सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक मामलों को लेकर, एक्टिविटीज को लेकर फोस्टर करने के बारे में यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। चैप्टर 3 करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट लैंग्वेज, राइट। लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज स्किल के बारे में, पर्टिकुलरली लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन चीज़ों के बारे में, इन एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के बारे में, फंडामेंटल जो वे में नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा सके ऐसे चीज़ों को फोस्टर करना और उन्हें बढ़ावा देना, राइट। इसके अलावा मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, वर्क, आर्ट, पीस, इन सभी चीज़ों में एक प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल तो होता ही है, एक प्रैक्टिकल सेंस भी लाया जाए ताकि बच्चे उसको करीब से समझ पाए, राइट। और बच्चों के हिसाब से जो जिन फील्ड में वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उस तरफ उनको मोटिवेट किया जाए। नेक्स्ट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। हैबिट एंड लर्निंग को लेकर भी यहाँ पर एम्फसाइज किया गया है। चैप्टर 4 स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। यहाँ पर पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को लेकर, राइट। उसके बाद आता है सिस्टमिक रिफॉर्म्स, जिसमें क्वालिटी कंसर्न के बारे में बात की जा रही है, राइट। रिफॉर्म्स के बारे में बात की जा रही है। कॉमन स्कूल सिस्टम जो इंश्योर करेगा कंपैरेबल क्वालिटी इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, राइट। और खास करके जो इम्प्रूव कर रहा है ओवरऑल क्वालिटी को लेकर, लर्निंग, ताकि बच्चे लर्निंग को इनरिच कर पाए, राइट, इन डिफरेंट वेज। एंड ब्राउड वे में अनप्रिविलेज बच्चों के बारे में सोचा जाए, इन चीज़ों के बारे में और ब्राउड तरीके से यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं, राइट। वेल टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।